हेलो एवरीवन, कमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शोएता हूँ। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आज भी आपको थोड़ी शक्ल ना अजीब सी लग रही हो कि आंखें सूजी-सूजी लग रही हो कि रात को हम 3:30 बजे के आस-पास तो सोए थे और फैमिली फंक्शन है, वहाँ जाना है। लेकिन स्टोरी नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये स्टोरी ना बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आपको आने वाला है और आप लोग भी सोचोगे यार कैसी-कैसी चीज़ें मतलब दुनिया में हो सकती हैं। तो ये स्टोरी है, वो हमारे साथ शेयर की है फारूक अहमद ने, जिनका एंसेस्ट्रल हाउस चंपारण बिहार में है। और ये कहानी फारूक के दादाजी उन्हें बचपन में सुनाते थे, जब वो सब भाई बहन छुट्टियों में उनके साथ रहा करते थे। और आज वही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के चंपारण से। इस ये जहां हुआ उस रियल लोकेशन को उनके दादाजी ने कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें बता दिया जाए, जैसे आज भी अगर मैं आपको लोकेशन बता दूं, तो जो भी लोग चंपारण में रहते हैं उनमें से कई लोग उस जगह को ढूंढने निकल जाएंगे और फिर शायद वापस कभी नहीं आएंगे। क्योंकि कुछ ट्रैप्स और पोर्टल्स आज भी खुले हुए हैं, जो इंतजार में है कि कोई फिर आएगा और यहां फंस जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन आपको इस कहानी के लास्ट में अपने आप पता चल जाएगा। ये पूरा रियल हॉरर इंसिडेंट फारूक के दादाजी फैजल के साथ हुआ था। और सब कुछ शुरू होता है महेश के साथ। महेश उस टाइम पर 22-23 साल का एक नौजवान था। उसके चाचा और उसके पिताजी की बहुत सालों पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी मां बताती थी कि उसके पिताजी और उसके चाचा बड़े जमींदार थे। ये इंसिडेंट तब का है जब देश आजाद हुआ था और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए थे। उनकी मां बताती थी कि गांव में सब कहते थे कि महेश के दादाजी की अंग्रेजों तक से बातचीत थी। इतना पैसा और रुतबा था उनके पास, पर जब महेश ने घर संभाला उसके पास कुछ नहीं था। उसने बचपन से ही सिर्फ गरीबी देखी थी। उसकी मां दूसरों के घर पर काम किया करती थी। महेश की एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र करीबन 18 साल की होगी। दोनों बच्चों को पालने पोसने के लिए महेश की मां ने दिन रात मेहनत की और इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी। महेश ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा और बहुत ही जल्दी उसने अपना घर संभाल लिया। उसने एक बड़े उसे एक बड़े कपड़े की मिल के अंदर नौकरी मिली, जो कि इनके घर से करीबन 2-3 घंटे की दूरी पर थी। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी, पर यह सिलसिला ज्यादा वक्त तक नहीं चला, क्योंकि मिल में महेश के कुछ नए दोस्त बन गए, जिनकी दोस्ती महेश को काफी भारी पड़ी। उन्होंने उसे जुआ खेलना और शराब पीना सिखा दिया और थोड़े टाइम के बाद जो पैसे महेश घर भेजा करता था वो उसने भेजने बंद कर दिए, क्योंकि अब वो पैसे वो जुए में लगाने लगा था। और जहां पहले वो हर दूसरे दिन अपने घर जाया करता था, अब वो हफ्ते में एक बार ही घर आता था। और इधर उसकी माँ की हालत अब ऐसी थी कि वो कोई काम नहीं कर सकती थी। तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। माँ की दवाइयों का खर्चा, घर में चूल्हा, खाना पीना, इन सब के लिए महेश की छोटी बहन झुमकी को घरों के अंदर काम करना शुरू करना पड़ा। उसे वहां के सबसे बड़े जमींदार के यहाँ पर घर की साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई थी। पहले उसकी माँ भी वहां पर यही काम किया करती थी। एक दिन महेश जब घर आया तो उसने देखा कि झुमकी अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। उसके बार बार पूछने के बाद उसने बताया कि जमींदार के बेटे बलदेव ने उसे गलत तरह से छुआ और उसको गंदे ताने दिए। अपनी बहन के साथ हुआ ये बर्ताव सुनकर महेश को बहुत गुस्सा आया। उसने पहले झुमकी को शांत किया और सीधा शराब के ठेके पर गया, क्योंकि उसे पता था कि बलदेव उसे वहीं मिलेगा। वहां बलदेव को देखते ही दोनों की आपस में बहस हो गई और गुस्से गुस्से में महेश ने बलदेव का गला पकड़ लिया। लेकिन आगे बात बढ़ती उससे पहले ही वहां खड़े गांव वालों ने बीच में आकर उन दोनों को रोक दिया। पर जाने से पहले बलदेव ने उसे बहुत गालियां दी और बोला कि अगर एक हफ्ते में उसने उनसे लिया हुआ कर्जा नहीं चुकाया तो उसकी बहन को उठाकर ले जाएगा और उसकी बूढ़ी मां को उसी टूटी झोपड़ी में आग लगाकर मार देगा। असल में महेश की मां ने बचपन में उन दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए
1,000 रुपए बड़े साहब यानी बलदेव के पिता से उधार लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बार माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बिना बताए बहुत पेन लेते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, पर उनका एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ काबिल बन जाएंगे और घर की दशा सुधर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उनका खुद का कुछ करियर बनेगा, किसी चीज के लिए वो मोहताज नहीं होंगे। लेकिन जो उम्र होती है ना 12-13 साल से लेकर 18 साल तक आदमी को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, टीनेज के अंदर हैं और उन्हें लगता है कि पढ़ाई एक बोझ है, तो ऐसा बिल्कुल ना समझें। पढ़ाई वो रास्ता है जो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोल सकता है। और अगर आपके माता-पिता वो पेन ले रहे हैं, उस पेन को आप समझें, उसे अपना प्रेशर ना बनाएं, बल्कि उसे अपना फ्यूल बनाएं मोटिवेशन का, कि इस जैसे इन्होंने यहाँ 1,000 रुपए लिए, अगर महेश बात को समझता तो पढ़ लिख कर इन 1,000 के 10,000 रुपए अपनी माँ को वापस ला कर देता। तो ये मोटिवेशन उसके पास होना चाहिए। खैर, बढ़ते हैं आगे। जब ये बात महेश ने जाकर अपनी माँ को बताई, तो उसकी माँ ने भी महेश को बहुत सुनाया। उन्होंने उससे कहा कि अगर तू कुछ ठीक नहीं कर सकता तो बिगाड़ता क्यों है? आज अगर हम इस हालत में पहुंचे हैं तो उसकी वजह भी तू खुद ही है। अगर तू वक्त पर पैसे भेजा करता तो झुमकी को कहीं पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुझे हमारी क्या फर्क पड़ रही है? तुझे तो शराब और जुए की लत पड़ चुकी है। आज अचानक भाई क्यों बन रहा है? गलती तो मेरी है कि एक नालायक और नशेड़ी बेटे को जन्म दिया। ये सुनने के बाद महेश को पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं उसकी अंतरात्मा का कौन सा ऐसा बटन दब गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जो आज से पहले कभी उसे फील नहीं हुआ। उसके अंदर उसकी माँ के जो शब्द थे ना, वो बाणों की तरह उसके दिल के अंदर चुभ गए थे और उसके अंदर पश्चाताप की एक आग जलना शुरू हो गई थी। अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तब उसे समझ में आया कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। और उसने कसम खाई कि माँ, आज के बाद ना मैं शराब पीऊंगा, ना मैं जुआ खेलूंगा, और ये जमींदार के जो 1,000 रुपए हैं, कुछ ही दिनों में मैं उसके मुंह पर मार दूंगा। इस तरह अपनी माँ से बोलकर महेश घर से निकलता है और एक पेड़ था जहां पर ये हमेशा से बैठा करता अपने दोस्तों के साथ, वहां जाकर वो रोने लगता है। तभी फैजल वहां पर आते हैं और महेश को नीचे बैठकर रोता हुआ देखकर उसके पास चले जाते हैं। फैजल बचपन का दोस्त था महेश का, उसको सब कुछ पहले से ही पता था। उसने उसे समझाया कि हम दोनों मिलकर पैसे जमा कर लेंगे। फैजल और उनके पापा यानी फारूक के परदादाजी की पंक्चर की दुकान थी, तो पैसे अरेंज करना उनके लिए भी आसान नहीं था। लेकिन दोस्ती के लिए सब चलता है। तुझे ठीक करने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूं। 2 रुपए तू कमा, 2 रुपए मैं कमाऊंगा और मिलकर तेरा कर्जा उतार देंगे। उसकी बात सुनकर महेश ने कहा कि हाँ यार, पैसों का इंतजाम तो कहीं करना पड़ेगा और मैं खुद जाकर बड़े मालिक से माफी मांग लूंगा। पर फैसल ने कहा, बलदेव उनका चहीता बेटा है और अगर तू उसके सामने गया भी ना तो तुझे गोली मार देंगे। महेश को भी उसकी बात सही लगी और फिर दोनों दोस्तों ने मेहनत करके पैसे जमा करना शुरू किया। दिन भर वो इधर से भटकते रहते हैं कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे कुछ ही समय में इनके पास 1,000 रुपए आ जाए। लेकिन पैसे जमा करना इतना आसान नहीं था। आपको लग रहा होगा 1,000 रुपए, उस टाइम के 1,000 रुपए मोस्ट प्रोबेबली आज के 5 से 10 लाख रुपए के बीच की रकम होगी। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि उनको ब्याज पर पैसे दे दे, वो ब्याज चुकाते रहेंगे और कभी ना कभी इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि प्रिंसिपल यानी मूल भी चुका देंगे। लेकिन कोई भी उन लोगों को ब्याज पर पैसे देने को तैयार नहीं था। कोई रिश्ते नाते वाला काम नहीं आया, कोई दोस्त काम नहीं आया और भटकते भटकते ऐसे ही 6 दिन बीत गए और थक हार कर वो दोनों दोस्त वापस उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जहां से उन्होंने ये सब शुरू किया था। पैसे जमा नहीं हो पाए थे और अगले दिन महेश को, जमींदार को, वो पैसे वापस देने थे। अभी जो महेश और फैजल है, इन दोनों का एक और दोस्त था, श्याम, जो कि काफी दिनों के बाद गांव आया था। और जब उसने अपने बचपन के इस दोस्तों को ऐसे परेशान देखा तो उसने उनसे पूछा कि यार क्या बात है। महेश ने शाम को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात बताई और फूट फूट कर रोने लगा। और जब शाम ने उसकी ऐसी हालत देखी, उसका भी दिल भर आया और उसने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। ये कहकर उसने उसे एक कहानी सुनाई। शाम ने उसे क्या कहा उससे पहले मैं आपको शाम के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं
कि शाम एक बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा के नीचे काला जादू और टोना टोटका सीख रहा था। और बाबा ने उसे बताया था कि यहाँ से करीब 2 रातों के सफर के बाद एक जंगल पड़ता है, जहाँ किसी ने खजाना छुपाया हुआ है। पर उस खजाने को ढूँढना और उसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी कोई खजाने का मालिक था, उसने खजाना छुपाने के बाद वहाँ पर एक जख और भूत-प्रेतों को बाँध दिया है, जो कि उसकी रक्षा करते हैं। आई होप आप लोग को जख के बारे में पता हो, अगर आपने मेरी पुरानी स्टोरी सुनी हो, तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जहाँ पर तालाब के नीचे एक जख बनाया गया था। उसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया, अगर आपने स्टोरी मिस कर दी तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप स्टोरी को सुन सकते हैं। तो जख क्या होता है बेसिकली, पुराने जमाने में जब लोग खजाना छुपाया करते थे तो कोई भी उसे निकाल ना ले, इसलिए किसी एक इंसान की या बच्चे की बलि देकर उसकी आत्मा को उस खजाने से बांध दिया जाता था। उसी ब्लड लीनेज के लोग या फिर कोई स्पेशल जिनको लिए परमिशन दी जाती थी, वही लोग उस जग से उस चीज को तोड़ सकते थे, हर कोई नहीं तोड़ सकता था। तो बाबा के हिसाब से यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया था, उस खजाने को छुपाने के बाद उस पर एक जग बांध दिया गया था और उसके अलावा कुछ भूत प्रेत भी बांध दिए गए थे, ताकि उस खजाने की रक्षा होती रहे और सही आदमी के हाथों में वो खजाना पड़े। और शाम के हिसाब से अभी बाबा को कुछ ऐसे हिम्मत वाले मर्दों की तलाश है, जो उनके साथ इस कठिन सफर में भागीदार बन सके और उस खजाने को ढूंढ निकाले। जैसे ही खजाना मिलेगा, सब लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। और यही बात शाम ने उन लोगों को बताई कि भाई, अगर तुमने ये काम करवा दिया तो इसके इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारा कर्जा भी आराम से चुक जाएगा और बाकी की जिंदगी भी आराम से कटेगी। और अगर बात तुम कर रहे हो सुरक्षा की, सेफ्टी की, तो कोई एरे गेरे या ढोंगी बाबा नहीं है। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां और शक्तियां हैं। ये हिम्मत वाले लोग तो सिर्फ कहने की बात है। असल में बाबा तो सिर्फ उनको तो सिर्फ कुछ मुस्टंडे चाहिए, जो भारी खजाना उठा के उनके साथ ला सके। और दूसरी बात, वहां पर जो भी कुछ चल रहा हो वो किसी को बताए ना और उससे घबराए ना। इसका शाम ने कहा, तुम दोनों घबराओ मत, हमारी जान की गारंटी तो मैं खुद लेता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मरता क्या ना करता, मजबूरी में ही सही, लेकिन फैजल और महेश ने इस सफर के लिए हामी भर दी। उनके मन में खजाने या पैसों का लालच नहीं था, ना ही शाम के मन में था, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक लालच था, अपने दोस्त की मदद करने का। वरना वो जमींदार वाकई में उसके परिवार के साथ बहुत कुछ गलत कर सकता था। सफर के लिए तो हामी हो गई, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो थे ठाकुर साहब, यानी बड़े साहब। इन लोगों को उनसे 3 दिनों की मोहलत चाहिए थी। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि कैसे भी करके ठाकुर साहब उन्हें 3 दिनों की मोहलत दे दे, तो हम लोग बाबा के साथ वहां पर जाकर उस खजाने को बाहर निकाल लाएंगे। और अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही ये तीनों ठाकुर साहब की हवेली में उनके सामने खड़े थे। ठाकुर साहब ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी और कहानी खत्म होने के बाद पहले तो भड़क गए। कहने लगे कि मैंने तुझे पहले ही माफ किया है, क्योंकि तेरी माँ यहाँ की वफादार नौकरनी थी, और अब तू यहाँ पर ये बकवास खजाने की कहानी लेकर मुझसे और वक्त मांग रहा है। लेकिन महेश ने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की, और उसके बाद ठाकुर साहब ने कहा, ठीक है, तुझे 3 दिन और दिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। महेश ने बोला, क्या? तेरे साथ बलदेव और उसके 2 दोस्त भी जाएंगे, और अगर तेरी कहानी झूठ निकली तो तुम तीनों की लाश भी तुम्हारे घर पर वापस नहीं पहुंचेगी। ठाकुर साहब के सामने वो क्या बोल सकते थे? उन्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत चाहिए थी। उन्होंने कहा, ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप चाहें। और इस तरह से ये 6 लोग टोला बनाकर, यानी ग्रुप बनाकर, सीधा सीधा उन बाबा के पास पहुंचे। शाम ने बाबा को सारी बात बताई और उन्होंने महेश को अंदर बुलाया। बाबा दिखने में तो सच में कोई बड़े साधु लगते थे। माथे पर तेज, वाणी में मिठास और आंखों में ठहराव। उन्हें देखते ही महेश ने उनके पैर पकड़ लिए और बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर ये काम हो गया तो हम सबकी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस तुम लोग कल यहां से चलने की तैयारी करो, क्योंकि सफर काफी लंबा होने वाला है। लेकिन हम जाएंगे कहां बाबा? महेश ने बाबा से पूछा। तो उन्होंने शाम की तरफ इशारा किया और कहा, शाम तुम्हें सब कुछ बता देगा। शाम ने जब महेश को उस जंगल का नाम बताया, तो महेश थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि उसकी माँ हमेशा उसे उस जंगल की तरफ जाने के लिए मना करती रहती थी। वो कहती थी कि बेटा, वो जंगल तेरे बाबा और तेरे चाचा को खा गया और तुझे भी नहीं छोड़ेगा। उसकी माँ को लगता था कि शायद
वो वहां पर शिकार पर गए थे और किसी जंगली जानवर ने उन लोगों का शिकार कर लिया था। महेश घर पर अपनी माँ को ये समझा कर आया था कि मालिक ने बड़ी मिन्नतों के बाद 1 महीने का टाइम और दिया है, इसलिए वो कुछ पैसे जमा करने के लिए शहर जा रहा है और झुमकी को अब वहां काम करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सभी लोग तैयार थे। जब ये सब लोग वहां पहुंचे, मतलब बलदेव और उसकी टीम, तो बाबा की नजर उसके साथियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि सामने 3 बैलगाड़ियां थी और उन बैलगाड़ियों को देखकर सभी लोग थोड़े अमेज आश्चर्यचकित से थे। उसी टाइम पर बलदेव ने जोर से कहा, पिताजी ने पालकियां भिजवाई है ताकि सफर आसानी से कट जाए। लेकिन असली प्लान इन दोनों बाप बेटे का कुछ और ही था। उनकी तरकीब थी कि खजाना मिलते ही सबको मार देना और पूरा का पूरा माल बैलगाड़ियों में रख के घर ले आना। लेकिन इस बात से अनजान सब लोगों ने सफर शुरू कर दिया। बाकी सब तो नॉर्मल थे, लेकिन बलदेव ने जब ये बात कही तो बाबा ने एक बार बलदेव की तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिए। फिर आई सफर की पहली रात। बलदेव और उसके दोनों दोस्तों ने जम के शराब पी और जम के शराब पी के फिर उन्होंने उत्पात मचाया। गालियां देने लगे, गाने गुनगुनाने लगे, बाबा को उल्टे सीधा बोलने लगे, बोले ढोंगी है तू, चोर है तू, जाने कहां से आ गया है, कहाँ कौन सा खजाना, बेवकूफ बना रहा है सबको। बहुत बुरा बुरा कहा। शाम को बहुत गुस्सा आया और वो उनसे भिड़ने जा ही रहा था कि बाबा ने शाम का हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, कर्म सबके पीछे आता है, शांत बैठ जाओ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसी रात बलदेव के 2 दोस्तों में से एक गायब था, वो भी और उसकी गाड़ी भी। खूब ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिला तो सब लोगों को लगा कि नशे में वो बेवड़ा वापस घर चला गया होगा। वैसे भी जहां वो रुके थे वहां से गांव ज्यादा दूर नहीं था। उसके ऊपर ध्यान न देते हुए इन लोगों ने अपना सफर वापस शुरू कर दिया। सारा दिन बीता, सूरज ढला, रात हुई, इन लोगों ने पड़ाव डाला और फिर से बलदेव ने दारू पीनी शुरू कर दी। दूसरी रात भी वही हुआ। बलदेव और उसके दोस्त ने फिर से दारू पीकर हंगामा किया। उसके दोस्त ने बोला बाबा की तरफ देखते हुए कि इस ढोंगी ने ही मेरे दोस्त को भगा दिया है, और बहुत कुछ उनको बुरा भला कहने लगा। बाबा ने कुछ नहीं कहा और रात को फिर वही हुआ। वो भी गायब हो गया। लेकिन इस बार उसकी जो पालकी थी वो बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। पहले तो उन लोगों को लगा कि वो यहीं कहीं घूमने गया होगा या नशे में कहीं जाकर पेड़ वेड़ के पास गिरकर सो गया होगा। लेकिन बहुत देर इंतजार किया, ढूंढा, और जब वो नहीं लौटा तो इन लोगों ने वापस से अपना सफर आगे की तरफ शुरू कर दिया कि हो सकता है नशे में कहीं तो गया होगा, वापस लौटते वक्त मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आया बलदेव के अंदर। वो एकदम से बिल्कुल चुप हो गया था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वही शराबी अमीरजादा है जो लड़कियों को छेड़ा करता था या किसी से भी भिड़ जाया करता था। वो बिल्कुल शांत हो गया था और किसी भी हल्की आहट से वो कांप जाता था। शायद उसे लग रहा था कि उसके जो 2 दोस्त हैं वो गायब नहीं हुए, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और अगला नंबर उसी का है। और जहां तक बाकी सबका ख्याल था, उन्हें यही सही लगा कि उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ज्यादा बेटर था। कम से कम शांति तो थी। पर आगे जो होने वाला था वो उससे भी भयानक था। कुछ ही देर में वो लोग उस जंगल में पहुंच गए जहां पर बाबा के हिसाब से खजाना गड़ा हुआ था। शाम हो चुकी थी तो उन्होंने वहां पहुंचकर कुछ देर आराम किया। फिर बाबा और शाम उस जगह को ढूंढने के लिए निकल गए जहां पर एक खजाना गड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद शाम उन सब लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को बताया कि वो जगह मिल गई है। सबकी आंखों के अंदर खुशी की चमक थी। बाबा ने शाम को भेजा था कि वो बाकी सब लोगों को लेकर वहां पर आ जाए, और थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचे और वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि 3 बड़े बड़े पीपल के पेड़ एक ट्रायंगल की तरह खड़े हुए हैं और बाबा उसके बीच में एक गोला बनाकर बैठे हुए हैं। वहां पर उन्होंने एक अग्निकुंड सेटअप किया हुआ है और वो हवन की तैयारी कर रहे हैं। कट्टे में से वो हवन की सामग्री बाहर निकाल रहे थे। उन सब लोगों को देखकर उन्होंने अपने मंत्र बंद कर दिए और उन सबसे कहा कि अपने अंगूठे की कट लगा के एक एक बूंद खून
उस हवन की लकड़ी में डाल दे। ये सुन के एक बार तो सबके सब सकपका गए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन डरा, वो था बलदेव। उसने कहा कि मैं कोई लकड़ी वकड़ी में खून नहीं डालूंगा, मैं यहां पर सिर्फ तुम लोगों के ऊपर नजर रखने आया हूं और कुछ नहीं। ये सुनकर बाबा ने गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर उसकी आंखों में देखकर बोले, उंगली काट। इतना बोलने के बाद जो हुआ उसको देखकर सब शॉक थे। बलदेव उठा, उसने लकड़ी के ऊपर जाके अपने अंगूठे में कट लगाया, वहां से खून की 4-5 बूंदें गिराई और चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया, जैसे उसने ये सब वशीकरण में किया हो। और अब जब आपकी आंखों के सामने सब हो चुका है तो आप मना करने की हिम्मत नहीं रख सकते। लोगों की आंखों के सामने बलदेव अपने अंगूठे को यूं ही लेके खड़ा हुआ था और उसने वो हटाया भी तब जब बाबा ने आदेश दिया। और इस बार उनकी आवाज भी कुछ बदली सी लग रही थी। फिर बाबा ने बाकी से तब सबकी तरफ देखा और देखते ही सबके सब लोग बिना बोले चुपचाप उठे और अपने अंगूठे को काट काट कर कुछ कुछ बूंदे लकड़ी के ऊपर डाल दी। लेकिन सबसे अजीब वाक्य तब हुआ जब महेश ने अपना अंगूठा काटकर जैसे उसकी एक बूंद उस हवन के अंदर पड़ी लकड़ी पर पड़ी, एकदम से उनमें अपने आप ही आग जल गई। ये देखकर महेश की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक बार तो बाबा भी चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने महेश की तरफ देखा और उसे थोड़ा सा दूर जाकर बैठने को कहा। महेश चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और करीब 1 घंटे तक वो मंत्र पढ़ते रहे और 1 घंटे के बाद वहां का माहौल बदलने लग गया। ये सब प्रोसेस होते होते रात के करीबन 9 बज चुके थे और एकदम से वहां की हवा भारी हो गई। आसपास ठंड बढ़ गई और वहां पर हवा चलने लगी और वो हवा जब उन पेड़ों से टकरा रही थी तो साए साए की एक अलग ही आवाज बन रही थी। जितने लोग वहां बैठे थे बाबा को छोड़कर सब बुरी तरह से घबरा रहे थे। और फिर अचानक से सबको किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। हर थोड़ी देर में कोई बच्चा एकदम से या तो खिलखिलाकर हंसता और फिर एकदम से वो रोने लगता। अब जब बार बार ये आवाज आ रही थी तो सिर्फ ये देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है, जब महेश ने आसपास नजर घुमाई तो वो सहम गया। 2 लंबे साए जिनकी 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें थी उन दोनों पेड़ों से महेश को देख रहे थे। उधर बाबा लगातार मंत्र पढ़ते रहते और तभी इन सब लोगों की आंखों के सामने एक बच्चा उन तीनों पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रुका और ठीक बाबा के पीछे से चलकर उनके सामने आके खड़ा हो गया। सब लोगों ने उस बच्चे के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट देखी, लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ कहते या करते उस बच्चे ने उस हवन कुंड को लात मारी और उस हवन कुंड की आग जो थी वो सीधा बाबा के ऊपर गई। और इससे पहले कि बाबा संभल पाते उसने उनका गला पकड़ लिया और उन्हें दूर एक पेड़ के पास उठाकर फेंक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला, सिवाय शायद बलदेव के, जो सीधा उठा और जंगल के उल्टी तरफ दौड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो 5 कदम भी आगे भाग पाता, एक पेड़ से एक औरत का साया सीधा उसके ऊपर कूद गया और वो जमीन पे उसी के साथ गिर गया। फिर इन लोगों की आंखों के सामने उस औरत ने उसे गले से पकड़ा और सीधा उसी पेड़ की तरफ फेंक दिया जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी। फैजल ने बताया कि उस पेड़ पर, वो जो तीनों पेड़ थे, उस पर 3 आत्माएं रहती थी, एक मेल, एक फीमेल और एक बच्चा। 2 तो इनके सामने आ चुके थे, अब बारी थी तीसरे की। ये होते ही इन लोगों ने देखा कि धीरे धीरे एक मेल फिगर उस तीसरे पेड़ से उतरा और अब उसको देखकर इनमें से किसी के भी भागने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि भागने का हश्र वो पहले ही देख चुके थे। धीरे धीरे वो साया चलकर उनके पास आ रहा था। वो थोड़ा सा डिसफिगर था, उसका शरीर अजीब सा हो रखा था, गर्दन उसकी टेढ़ी थी, एक हाथ उसका मुड़ा हुआ था और थोड़ा सा लंगड़ापन भी उसकी चाल में था। और जैसे ही वो उनके सामने आया, महेश के मुंह से हल्की सी चीख निकली, चाचा। ये सुनकर वो साया वहीं का वहीं रुक गया और बाकी दोनों उसका मुंह देखने लगे। फिर उस एंटिटी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगा था कि तू मुझे पहचान सकता है। अगर पहचान लेता तो यहां अपने लालची पाप की तरह मरने नहीं आता। बता क्यों आया यहाँ, और ये दोनों कमीने कौन आए थे तेरे साथ?
उसने बाबा और बलदेव की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर महेश के मुंह से बस चाचा चाचा निकले जा रहा था। जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला तो उसके चाचा ने ही बोलना शुरू किया, तुझसे तो लालच की बू नहीं आ रही है, अपने लालची बाप की औलाद है ना तू। उस कमीने ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने घर से दूर इस गांव में किसी लड़की के साथ शादी की थी। उसे पता चला कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, तो उस कमीने ने यहां आकर पहले मेरी बीवी को धोखे से मारा, फिर जब मैं आया तो उसने मेरा भी गला घोट दिया। पर यह सब करने के बावजूद भी उसे चैन नहीं पड़ा, तो अंग्रेजों के डर से उसने मेरे 8 साल के बेटे का जक बनाकर अपने धन की रखवाली के लिए छोड़ दिया। बाकी सब तो मुझे पता है, बस ये नहीं पता कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया। बता कहां है मेरी बेटी? और ये कहकर उसने महेश का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं थी, तो महेश ने खांसते हुए कहा कि वो यहां किसी पैसे के लिए नहीं आया है, वो बस अपनी बहन और मां की जान बचाना चाहता है। उसने बलदेव की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कुत्ते की झुमकी पर गंदी नजर थी। इतना सुनते ही उस साये ने महेश का गला छोड़ दिया और बोला, झुमकी? अच्छा, तो उस लालची ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लिया है। किसकी गंदी नजर है उसके ऊपर? वो जोर से बोला। महेश ने अब तक की सारी कहानी उसे बताई, उसे झुमकी का हुलिया बताया, सब कुछ बताया। फिर वो साया बोला, मेरे भाई ने शायद इसीलिए मेरी बेटी को रख लिया था, क्योंकि एक वही है जो इस श्राप को तोड़कर ये खजाना बाहर निकाल सकती है। उसे ये बात पता थी, इसीलिए जब वो दूसरी बार अपना खजाना देखने आया तो नशे में था, लेकिन अपने घमंड में चूर वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वैसे भी उसने हमें मारकर इन्हीं पेड़ों के नीचे गाड़ दिया था और हमारी मुक्ति भी असंभव कर दी थी, इसीलिए हमने सबसे पहले उसी की जान ली। और फिर बहुत आए जिन्हें खजाने की तलाश थी, और फिर हम तो एक लालची को दूर से ही महसूस कर लेते हैं। ऐसे बहुत से बाबा आए, लेकिन बच गया तू। तुझे क्या लगता है कि तुम्हें खजाना देने के लिए लाए थे? ये तो यहां तुम सबकी बलि देने वाला था, और पहले भी ये 2 लोगों की बलि दे चुका है। लेकिन जिनको भी यहां पर लाता था ना, वो सब अपने लालच की वजह से पकड़े जा रहे थे और मारे जा रहे थे। लेकिन तुझमें और तेरे इन दोनों साथियों में मुझे कोई लालच नहीं दिख रहा। ये दोनों भी बस तेरी मदद के लिए यहां पर आए हैं, उन्हें खजाने से कोई मतलब ही नहीं था। इतना कहने के बाद वो साया सीधा बलदेव की तरफ मुड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ने लगा। महेश उठकर भागा और बोला कि अगर आपने इसको मार दिया तो इसका बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो झुमकी और मां दोनों को मार देगा। इस पर उसके चाचा ने कहा, ठाकुर, उससे तो मुझे पुराने हिसाब चुकता करना है, तो आराम से घर जा, और जब तक तू वहां पहुंचेगा ठाकुरों का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी झुमकी का ध्यान रखना और उसे यहां लेकर आना, क्योंकि एक वही है जो हमें मुक्त कर सकती है। उसके चाचा ने उसे एक और बात बताई कि तेरा और मेरा खून एक ही वंश का है, इसीलिए जैसे उस बाबा ने मुझे भोग देने के लिए तेरा खून डाला, अग्नि भड़क गई, क्योंकि मैं अपने खून का भोग कैसे कर सकता हूं। फिर भी तेरा इम्तिहान लेने में आया, अब तुम लोग जितना जल्दी हो सकता है यहां से निकल जाओ। और इतना कहने के बाद वो तीनों के तीनों दोस्त सब कुछ छोड़ के वहां से भाग लिए, बिना किसी खजाने के। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसा उसके चाचा ने कहा था। जैसे एक गांव पहुंचे, उन्हें पता लगा कि ठाकुरों की हवेली में आग लग गई है, उनका सब कुछ खाक हो गया है, सारे परिवार वाले जलकर उसी आग में मर गए हैं। और ये सब शांत होने के बाद महेश एक दिन झुमकी को वहां लेके गया था। अब वहां जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, महेश को खजाना मिला या नहीं मिला, वो उस खजाने के लिए वहां गया था या फिर अपने परिवार वालों की मुक्ति के लिए, फारूक के दादाजी फैजल को भी सिर्फ इतना ही पता था, क्योंकि उस दिन के बाद किसी से बिना कुछ बोले महेश उस गांव से अपनी मां और अपनी बहन झुमकी के साथ गायब हो गया था। ना वो फैजल से मिला, ना वो शाम से मिला, वो किसी से भी नहीं मिला, और इन लोगों को भी नहीं पता कि उस परिवार का क्या हुआ। और यही कारण है कि फारूक के दादाजी ने कभी भी फारूक को उस जंगल या गांव के बारे में नहीं बताया, ना उस लोकेशन के बारे में बताया। शायद उन्हें डर था कि जवान खून है
और खजाने का नाम सुनकर तो किसी के मन में लालच आ सकता है। आप में से भी कई लोगों के मन में आ चुका होगा, स्पेशली जो चंपारण में रहते हैं। लेकिन उस खजाने के पीछे जाने वालों का वही हश्र होता है जो बाबा बलदेव और उसके दोस्तों का हुआ। पता नहीं वो प्रेत आजाद हुए या आज भी वही हैं। ये राज फारूक के दादाजी के साथ ही चला गया है। तो ये थी फैजल और महेश की कहानी जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरह से कड़ियां जुड़ी, एक परिवार जो बिखरा था, किसी भी कारण से बिखरा था। गलती सारी महेश के फादर की थी कि पैसों के लालच में आकर उन्होंने अपने ही परिवार को मार दिया था, और सबसे बड़ी बात, जो भी खजाना उनके पास था उसको गाड़ कर उन्हीं को उनकी रक्षा के लिए बना दिया था। पैसे के लालच में इंसान पता नहीं क्या क्या कर देता है। फिर ऐसे ही कई लोग बाबा नॉर्मल लोगों को बेवकूफ बनाते हैं खजाना दिलवाने के नाम पर। और जब आदमी पैसे की तंगी में होता है ना, तो उसे हमेशा ये लगता है कि किसी शॉर्टकट से मुझे पैसा मिल जाए। उस टाइम वो सही गलत नहीं सोचता है। कोई चोरी करता है, बड़े ऐसे काम करता है, वो भी सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से ही करता है। ऐसे हमने कई केस देखे हैं कि जब किसी भी वजह से पैसों की कमी आती है तो बड़े से बड़े लोग भी गलत काम करने से चूकते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ महेश के सामने खुला एक बहुत बड़ा राज, और उसे पता लगा कि उसके पिता और चाचा कहाँ चले गए। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों की कहानी सुन के बहुत मजा आया होगा। वैसे अगर आपको कभी कोई ऐसा खजाना ढूंढने का ऑफर दे तो आप वहां पर जाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमें जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।